हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें हमने क्लास 11th के मैथ्स के सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि हमें मैथ्स में टोटल 14 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, तो आइए कल की वीडियो का सबसे पहले एक सारांश कर लेते हैं, एक समरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज के लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था कि क्लास 11th का जो आपका मैथ्स का सिलेबस है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स है। तो ये वो जो 14 चैप्टर्स है उनके इंग्लिश में नाम कुछ इस प्रकार है। तो ये हमने कल ऑलरेडी देख लिया था, इसलिए हम लोग फटाफट आज आगे बढ़ते हैं। और ये जो है उन चैप्टर्स के हिंदी में नाम है, ये भी हमने कल कवर कर लिया था। उसके बाद फिर हमने बताया था कि हमारे चैनल पे किस तरह से क्या कहते हैं इन चैप्टर्स को कराया जाएगा। तो जो 14 चैप्टर्स है उनको 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। तो मॉड्यूल 1 में हम लोग ये 4 चैप्टर्स करेंगे, जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज। मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग करेंगे मॉड्यूल 2, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शंस कराया जाएगा। मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग मॉड्यूल 3 करेंगे, जिसमें कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स कराया जाएगा। और फाइनली हम लोग मॉड्यूल 4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, अब मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के मैथ्स का सिलेबस। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं इसमें आज हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जो कि है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज, रैखिक असमीकाएं, और आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, कल जैसे लेक्चर 2 होगा, उसके बाद परसों लेक्चर 3 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए, तो आज लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको जरा देखते हैं। तो देखिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर, यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग 4 चीजें सीखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला चीज, एक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट को हिंदी में अचर कहा जाता है, तो कांस्टेंट क्या होता है। सेकेंड चीज जो है वेरिएबल क्या होता है, चर, इसको हिंदी में कहा जाता है। तीसरा चीज जो हम लोग सीखेंगे वो है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजगणितीय व्यंजक। और चौथा चीज जो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कुछ सिंबल्स जो कि क्लास जूनियर क्लास से देखते आ रहे हैं, ठीक है, इन 4 सिंबल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज का जो लेक्चर है वो इन 4 चीजों को समझने के पीछे फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं हम लोग कांस्टेंट की तरफ। तो देखिए, कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट का अगर डेफिनेशन पढ़ा जाए तो देखिए क्या बोलता है, ए कांस्टेंट इन मैथ्स, यानी कि मैथ्स में जो कांस्टेंट शब्द यूज किया जाता है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसको पूरा अच्छे से पढ़िए। ए कांस्टेंट इन मैथ्स इज ए वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, मतलब ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, हिंदी में इसका क्या है परिभाषा भाई, कि अचर वे राशियां हैं जिनका मान स्थिर रहता है। ठीक है, तो ऐसा मान जो कि स्थिर रहे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 5। तो 5 एक नंबर है जो कि क्या कहते हैं, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, 1/2, 1/2 एक ऐसा नंबर है जो कि चेंज नहीं हो सकता, ये सब स्थिर रहता है हमेशा। 0.1, -8, तो ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं। 2 एक स्थिर नंबर है। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। -5 ये एक स्थिर वैल्यू है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मार्केट जाएं और हम मान लीजिए कि कोई सामान लाएं 5 किलो। ठीक है, तो 5 किलो एक फिक्स्ड वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आप बाजार गए 5 किलो सामान लाए और घर आते आते क्या कहते हैं वो 4 किलो हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहां जो नंबर 5 यूज किया जाता है इसका मतलब है कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट मेरे हिसाब से क्लियर होगा। तो कांस्टेंट इन मैथ्स इज द वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज जो हम लोग सीखेंगे वो है कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को हिंदी में चर कहा जाता है। तो देखिए, डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं। ए वेरिएबल इज एन अल्फाबेट, मतलब कि वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक अल्फाबेट को यूज किया जाता है, जो क्या चीज,
को रिप्रेजेंट करता है, एक अननोन नंबर को। तो पूरा डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। ए वेरिएबल इज एन अल्फाबेट यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। मतलब कि वेरिएबल को हमेशा किसी अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है, ए टू जेड होता है स्मॉल लेटर्स में, या कैपिटल ए टू कैपिटल जेड होता है स्मॉल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स। तो ये स्मॉल लेटर्स होता है, ये कैपिटल लेटर्स होता है। तो वेरिएबल को ज्यादातर बात लेटर से व्यक्त किया जाता है, और ये किसी अननोन नंबर, मतलब अननोन क्या होता है, अननोन जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं हो। तो हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है, तो चर को, चर होता है वेरिएबल, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से हो गए, अल्फाबेट्स हो गए, स्मॉल ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड। और यह एक अज्ञात संख्या को व्यक्त करता है। अज्ञात संख्या मतलब जिसका वैल्यू हमको अननोन है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए एक्स, वाई, जेड, यू, भी, डब्ल्यू, और भी बहुत सारी चीज, ए बी सी डी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहां पे लगाया जाता है, जब क्या कहते हैं, किसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट, जैसे हम बोले कि एक्स का भाई कितना वैल्यू है, तो आप कंफर्म होके नहीं बता सकते कि एक्स का वैल्यू क्या है। क्यों, एक्स 4 भी हो सकता है, एक्स जो है 5 भी हो सकता है, एक्स -1 भी हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू क्या कहते हैं हमको नहीं पता है, इसलिए आपका ये एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल इज एन अल्फाबेट यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। वेरिएबल चर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से व्यक्त किया जाता है, और वह एक अज्ञात संख्या को व्यक्त करता है। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, पहला दो चीज बिल्कुल क्लियर होगा। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जो चेंज नहीं होता है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो होता है उसको अल्फाबेट द्वारा व्यक्त किया जाता है, और ये एक अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को हिंदी में बीजगणितीय व्यंजक कहा जाता है। तो डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, अगर मैथ्स में क्या कहते हैं, चीजों को समझना है तो उसके डेफिनेशन को ध्यान से अगर पढ़िएगा तो आपको काफी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, इज ए कांस्टेंट वेरिएबल और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि चर, अचर या गणितीय संक्रिया के उपयोग द्वारा दोनों के संयोजन को बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, या तो आप केवल कांस्टेंट ले लीजिए जैसे कि ये 4 है, या तो आप कोई वेरिएबल ले लीजिए जैसे कोई x है, या तो आप दोनों का संयोजन कर दीजिए, जैसे कि 4 और x को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो 4x मिल गया। तो संयोजन करने का मतलब कि जब कॉम्बिनेशन करिएगा तो आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना होगा। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, जोड़ लगा सकते हैं, घटाव लगा सकते हैं, गुना लगा सकते हैं, भाग लगा सकते हैं, और भी कई सारा होता है, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, क्यूब रूट लगा सकते हैं। तो कई तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन आपका या तो कांस्टेंट होगा, या तो वेरिएबल होगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे 4 + x हो सकता है, 4/x हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्लियर होगा। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या तो कांस्टेंट हो सकता है, या तो वेरिएबल हो सकता है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के उपयोग द्वारा। जैसे इसमें देखिए, इसमें y आपका वेरिएबल है, 4 आपका कांस्टेंट है, और दोनों के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया प्लस का। इसकी वजह से ये जो हमको मिला y + 4, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। तो मेरे हिसाब से एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगा। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन या तो कांस्टेंट होगा, या तो वेरिएबल होगा, या तो कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होगा किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के उपयोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे, अब आ जाइए क्या कहते हैं इन 4 सिंबल्स की तरफ। ठीक है, ये 4 सिंबल्स क्या कहते हैं, हम लोग जूनियर क्लास से देखते आ रहे हैं, क्लास 1 से। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, हम लिखे वेरिएबल x, y, और इसके बीच में हम लोग इस तरह का चिन्ह दे दिए। ठीक है, तो आप देखिए इस चिन्ह को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आप देखिएगा कि मुंह जो है इसका इस तरफ खुला हुआ है। ठीक है, इसको अगर क्या कहते हैं, कोई मछली मान लिया जाए, मान लीजिए कि ये कोई मछली है, तो मछली का मुंह जिस तरफ खुलता है ना, उस तरफ का संख्या बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको अगर एक मछली मान लिया जाए तो मछली का मुंह जो है जिस तरफ खुलेगा वो संख्या बड़ा होगा। तो जैसे इसमें x बड़ा है, इसमें मछली का मुंह किस तरफ खुला हुआ है, y की तरफ, तो y बड़ा है। ठीक है, तो देखिए पढ़ा कैसे जाता है इसको।
तो जैसे कि इसको पढ़ा जाएगा, इसमें देखिए बड़ा कौन सा है, x बड़ा है, तो इसको पढ़ा जाएगा x इज ग्रेटर देन y, यानी x y से बड़ा है। अब इसमें देखिए, इसमें मुंह y की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, तो y x से बड़ा होगा, लेकिन पढ़ा हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है, तो x यहाँ पे छोटा है, y बड़ा है, तो पढ़ेंगे x y से छोटा है, x इज लेस देन y। ठीक है, तो जब भी आपको क्या कहते हैं लिखा रहेगा इस तरह से, तो हम पढ़ेंगे a इज ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है। अगर इस तरह लिखा रहेगा तो हम पढ़ेंगे a b से छोटा है, a इज लेस देन b। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि 4 और 3, तो 4 और 3 में भाई बड़ा कौन सा होता है, तो 4, तो हम पढ़ते हैं ना 4 3 से बड़ा है। ठीक है, अगर 3 और 4 इस तरह लिख दें तो 4 बड़ा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 3 4 से छोटा है, तो मेरे हिसाब से x ग्रेटर देन y, x लेस देन y क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले दो सिंबल की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखिए x, आप देखेंगे एक ग्रेटर देन का चिन्ह है, फिर एक इक्वल का चिन्ह है, और ये इसमें देखिए दो चीजें होती हैं। ठीक है, या तो x y से बड़ा होगा, ठीक है, x y से बड़ा होगा, या x y के बराबर होगा। ये दोनों में से कोई एक ही चीज को आप संतुष्ट कर सकते हैं एक बार में, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो जब भी हम लिखते हैं इस तरह से a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब होता है कि a या तो b से बड़ा है या a b के बराबर है। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए उसी तरीके से आप ले लीजिए आखिरी वाला सिंबल। तो आखिरी वाला सिंबल आपका क्या है, देखिए आखिरी वाला सिंबल है आपका x, इस तरह का सिंबल लगाया गया है y। इसका मतलब है कि दो में से कोई एक कंडीशन को आप सेटिस्फाई कीजिएगा, x y से छोटा है या x y के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपको दिया हुआ है इस तरह से कुछ लिखा हुआ है और आपसे बोलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए आपको 4 दिया हुआ, आपको 3 दिया हुआ है और बीच में इस तरह का सिंबल लगा हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इससे दो निष्कर्ष निकलता है, एक या तो 4 3 से बड़ा होगा या 4 3 के बराबर होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो जाएगा तो ओवरऑल कंडीशन सही हो जाएगा। तो हमको ऑलरेडी पता है कि 4 3 के बराबर तो होता नहीं है, लेकिन 4 3 से बड़ा होता है। तो हम आपको क्या बताएं कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर आप सेटिस्फाई कर दीजिएगा तो आप ट्रू हो जाइएगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है इस तरीके से, तो देखिए इससे दो कंडीशन क्या निकलेगा, 2 3 से छोटा है या 2 3 के बराबर है। ठीक है, अब इस दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन आपका सही हो गया, ठीक है, तो आप समझ जाएगा कि ये ओवरऑल कंडीशन सही है। तो 2 3 से छोटा होता है तो हमको पता है, 2 3 के बराबर नहीं होता, तो एक कंडीशन सही हो गया इसलिए ये ट्रू होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने 4 चीजें सीखी। कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, दूसरा चीज वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, तीसरा चीज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, और चौथा चीज जो हम लोग पढ़े हैं वो होता है कि जो 4 सिंबल हम लोग यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।